हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 12 फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के दूसरे लेक्चर में हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, जो कि इस चैप्टर के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आवेश वाहकों की गतिशीलता या मोबिलिटी, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, अतिचालकता एवं अतिचालक यानी सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। जैसा कि आपको पता है कि ओम का नियम पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े भी थे। ओम के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि अगर ताप को स्थिर रखा जाए तो चालक के सिरों के ऊपर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यह कहा जाता है। तो यह अनुगमन वेग के आधार पर, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके आधार पर इसके नियम यानी ओम के नियम का जो है निगमन करना है। तो मान लीजिए कि किसी चालक में बहने वाली धारा I तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया वाले चालक में अगर वह बह रहा है तो इसमें संबंध होता है I बराबर NeAVd, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यदि चालक के सिरों पर विभवांतर V हो तो उसके सिरों पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या लगेगा? V/L, विभवांतर बटा लंबाई, जिससे इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश में ऋणात्मक होते हैं, और जब ऋणात्मक होते हैं तो इसके ऊपर जो बल लगेगा F बराबर -QE, तो E के विपरीत दिशा में लगेगा। सदिश राशि है तो E के विपरीत दिशा में लगेगा। तो जब E के विपरीत दिशा में लगेगा तो यह जो उत्पन्न त्वरण होगा इन इलेक्ट्रॉनों पर वह कितना होगा? A बराबर F/m। F जो है वह लगने वाला बल है, तो F के जगह पर क्या लिखेंगे आप? Q इंटू E होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e होता है, इसलिए E/m। तो जो एक्सीलरेशन है वह v के टर्म में, E बराबर यहाँ से आपने अभी देखा कि V/L होता है, तो इन प्लेस ऑफ E वी विल पुट V/L, तो ये मिल जाएगा A इक्वल्स टू EV/ml, समीकरण नंबर 2। इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है वह क्या होता है? चालक के अंदर जब वह रूम टेम्परेचर पर होते हैं उस दौरान भी उनके इलेक्ट्रॉन रैंडम स्पीड से जो है उसके अंदर इधर से उधर गति करते रहते हैं। यह वेग जो है उनमें टेम्परेचर के कारण यानी थर्मल एनर्जी के कारण होता है, इसलिए उसे थर्मल वेलोसिटी कहा जाता है। तो जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगा दिया जाता है तो यह ड्रिफ्ट होते हैं। तो यह ड्रिफ्ट क्या हुआ? V बराबर U प्लस AT होता है, तो Vd बराबर U थर्मल प्लस AT, और यह A और T क्या है? A जो है उसमें उत्पन्न त्वरण है, और टाउ जो है उसका श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से या किसी आयन से टकराता है तो औसत समय दो कोलिजन के बीच जो है औसत समय को श्रांतिकाल या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। औसत ऊष्मीय वेग जो है U थर्मल 0 होता है। जैसे मान लीजिए आपने कॉपर का एक तार ले लिया। कॉपर क्या है? कंडक्टर है। तो क्या जब वह रेस्ट पोजीशन में रखा गया है, अर्थात जब उसके चालक के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं लगाया गया है, तो क्या उसके सिरे पर अगर हम वोल्ट मीटर या अमीटर लगाएं तो वह धारा को बताएगा? नहीं बताएगा। इसका मतलब है कि उस चालक के अंदर जो ऊष्मीय वेग है इलेक्ट्रॉनों का, वह औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। तो Vd बराबर 0 प्लस A टाउ यानी Vd इक्वल्स टू A टाउ, समीकरण नंबर 3 हो गया। और ऊपर अभी आपने देखा कि जो है A बराबर EV/ml मिला था, तो इसे अगर हम इसमें पुट कर दें तो Vd बराबर EV/ml इंटू टाउ ये मिल जाएगा।
अब इस VD का मान समीकरण 1 जो कि I इक्वल्स टू NEA VD था, इसमें पुट कर देते हैं। तो I बराबर NEA VD, VD की जगह पर EV/ml इंटू टाउ। और यहां पर आपको ओम के नियम का निगमन करना है। तो ओम का नियम V/I बराबर R ले आना है। तो V/I, ये V इधर है राइट साइड और I इधर है, तो V/I, तो इन बाकी को इधर ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा m/ne² टाउ L/A, ये वैल्यू हो जाएगी। अब जो है यह जो V/I जो है यह R के बराबर होता है। तो R बराबर m/ne² टाउ L/A, ये बनेगा। अब जो है R इक्वल्स टू होता है रो L/A, इसका मतलब कि m/ne² टाउ, यह जो वैल्यू है यह रो के बराबर है। तो जो रो मिला, रो बराबर m/ne² टाउ, जो एक नियतांक है और जो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो अब यहाँ पर अगर किसी दिए गए चालक के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान नियत है, n जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ओम के नियम में ताप को स्थिर रखा जाता है। तो जब ताप स्थिर होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वह सेम होगी। ई जो है यह इलेक्ट्रॉन का आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है। टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है। तो इस तरह से रो नियत हो गया, और जब रो नियत हो गया तो इसका मतलब हो गया कि दिए गए कंडक्टर के लिए L और A का मान भी नियत होगा। तो V/I बराबर R। तो इस तरह से ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है या निगमन हो जाता है। अब इसमें m क्या है? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और टाउ इलेक्ट्रॉनों के संघट्ट का औसत श्रांति काल है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। गतिशीलता मोबिलिटी क्या होती है? तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में अपवाह चाल के परिमाण को आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में, अर्थात वैद्युत क्षेत्र 1 यूनिट हो तो उसकी जो गतिशीलता है वह उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगा। अर्थात गतिशीलता बराबर अपवाह चाल बटा वैद्युत क्षेत्र, और गतिशीलता को म्यू से लिखा जाता है। तो म्यू बराबर VD/E। इसकी SI इकाई जो है, अब VD चाल है और ये अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ये मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड ये प्राप्त होता है। अब इसे अगर हम और आगे थोड़ा लिखना चाहें तो धारा घनत्व J बराबर होता है NEA VD। I इक्वल्स टू होता था तो A से डिवाइड कर दिया तो J बराबर I/A, तो J बराबर NE VD मिल गया। तो सिग्मा की वैल्यू जो है J/E होती है, तो J का मान हो गया NE VD/E। तो यहां से अगर हम पुट कर दें तो NE को बाहर कर दें तो VD/E, और VD/E जो है यह म्यू हो जाता है। तो सिग्मा बराबर NE म्यू। अब अगर यह चालक है तो चालक में आवेशवाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब कि जो n है वह आवेशवाहकों की संख्या है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिग्मा बराबर NE, ई सफिक्स हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये इसका चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू ई हो जाएगा, जहां पर NE एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और म्यू ई इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है। इसी तरह से अर्धचालक के लिए अगर हम बात करें तो अर्धचालक में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वह इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। तो दोनों की वजह से जो है उसमें कंडक्टिविटी आती है। इसीलिए यहां पर जो उसकी कंडक्टिविटी है सिग्मा का मान इलेक्ट्रॉन के लिए NEE म्यू ई प्लस होल्स या कोटर के लिए NHE म्यू एच के बराबर होता है। अब जहां पे Ne और NH एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन तथा कोटरों की संख्या है, म्यू ई और म्यू एच इलेक्ट्रॉन और कोटर की गतिशीलता है। ओम के नियम की परिसीमाएं। ओम के नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? तो यह जो है अगर हम इसमें परिपथ की बात करें
तो दो तरह के होंगे। एक होता है ओमीय परिपथ, रैखिक। तो रैखिक या ओमीय परिपथ किसे कहेंगे हम? ओम के नियम का पालन करने वाले परिपथ ओमीय परिपथ या ओहमिक सर्किट कहलाते हैं। इस परिपथ में विभवांतर एवं धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसीलिए इस परिपथ को रैखिक परिपथ भी कहते हैं। जैसे अगर हम भी और आई, जैसे ये धनात्मक भी धनात्मक आई, ऋणात्मक भी ऋणात्मक आई, अगर हम इसमें ग्राफ खींचते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो इसमें हम ये देखते हैं कि यह जो लाइन है भी और आई के बीच, यह स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसी कारण से ऐसे परिपथों को ओमीय परिपथ या रैखिक परिपथ कहा जाता है। अनोमीय परिपथ या अरैखिक, तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात ओम के नियम का पालन न करने वाले परिपथ अनओमीय परिपथ या नॉन ओहमिक सर्किट कहलाते हैं। इस परिपथ में विभवांतर एवं धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए इस परिपथ को अरैखिक परिपथ, नॉन लीनियर सर्किट भी कहते हैं। जैसे लैंप का जो फिलामेंट होता है, संधि डायोड है, डायोड वाल्व है, थर्मिस्टर है, ये सब जो है अनओमीय परिपथ के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम जो है इसमें भी और आई के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं, जैसे ये पीएन संधि डायोड के लिए दिया गया है, तो ये ग्राफ जो है आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे कर्व में मिलता है, यह सीधी लाइन नहीं होती है। तो जब सीधी लाइन नहीं होती है, इसका मतलब कि यह परिपथ कैसा परिपथ होगा? अनओमीय परिपथ होगा, नॉन ओहमिक सर्किट होगा। प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। प्रतिरोधकता आप जानते ही हैं क्या होती है, उसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो चालक, चालक में धातु और मिश्र धातु ये दोनों होंगी। तो धातु के बारे में आप जाने, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। जैसे अगर हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर में 10⁻29 पर मीटर क्यूबिक जो है होता है, अर्थात एकांक आयतन में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। और यह प्रतिरोधकता 10⁻8 ओम मीटर से लेकर के 10⁻6 ओम मीटर तक होती है, जो ताप के बढ़ने से बढ़ती है। ताप के बढ़ने से बढ़ती है क्यों? क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यह पॉजिटिव होता है। इसी वजह से जो है यह क्या कहा जाता है, धातु में प्रतिरोध जो है बढ़ता है। अब ये जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, यह जो है चालक धातुओं के एग्जाम्पल्स है। मिश्र धातुएं, मिश्र धातु में इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। तो मिश्र धातु क्या होती हैं? मिश्र धातुएं जो है धातुओं को मिला करके जो बनाई जाती हैं वो मिश्र धातु होती हैं। अब इसमें जो है इनकी जो प्रतिरोधकता होती है यह 10⁻8 ओम मीटर से लेकर के 10⁻6 ओम मीटर होती है, जो ताप के बढ़ने से बढ़ती है, किंतु धातुओं की तुलना में कम बढ़ती है। क्यों? इसलिए कि इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है वह धनात्मक होता है, लेकिन उसका मान जो है अल्फ होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम उसमें बात करें कि अगर अल्फा का मान जो है 0.3 करके अगर आता है, तो इसका जो है 0.03 या 0.003 इस तरह से बहुत ही कम होता है। अब इसमें जैसे नाइक्रोम, मैंगनीन, कांस्टेंटन, और कांस्टेंटन को ही जो है यूरेका भी कहते हैं। तो ये मिश्र धातुएं हैं। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है और यह जो है सामान्य ताप पर लगभग नॉन कंडक्टर की तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन
इनकी जो प्रतिरोधकता है चालकों से अधिक होती है, लगभग 3 × 10⁻³ होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने से घटती है क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक इनका ऋणात्मक होता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो नेचुरल जो है सेमीकंडक्टर हैं। अचालक इंसुलेटर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, लगभग 10⁻12 ओम मीटर से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। अचालकों की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने से घटती है, ताप के बढ़ने से घटती है क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। लेकिन यह जो है ऐसा नहीं है कि अब इसका ताप घट जाएगा तो यह चालक की तरह से काम करने लगेगा, घटता तो है लेकिन यह अचालक की तरह से ही होता है। जैसे अभ्रक, कांच, रबर, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल, चीनी मिट्टी आदि, ये जो है अचालक के एग्जाम्पल्स हैं। अतिचालक सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के बारे में आपने सुना होगा। तो एक्चुअल में सुपर कंडक्टर होता क्या है? सुपर कंडक्टर की खोज जो है 1911 में कैमरलिंग ओन्स ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज किया। सुपर कंडक्टिविटी की खोज जो है 1911 में कैमरलिंग ओन्स ने जो है किया। अब अतिचालक होता क्या है? ऐसे धातु और मिश्र धातु की श्रेणियां जिनकी प्रतिरोधकता एक विशेष ताप पर शून्य हो जाती है, इनकी प्रतिरोधकता एक विशेष ताप पर शून्य हो जाती है, ऐसे यौगिक या पदार्थों को अतिचालक कहते हैं या सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो जब हम चालक की जगह पर सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है? इसका प्रतिरोध शून्य है। जब प्रतिरोध शून्य है तो अगर एक बार उसमें धारा प्रवाहित करा करके और उसे अगर हटा लिया जाए तो उसमें बिना सोर्स के कंटिन्यूअस बहुत ही लंबे समय तक वैद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा, क्योंकि देयर इज नो एनर्जी लॉस। आर का मान शून्य होगा। जब आर का मान शून्य होगा तो जो पावर लॉसेस हैं वह पावर लॉस नहीं होगा। पावर लॉस नहीं होगा तो जो है वह हमेशा करंट उसमें फ्लो करती रहेगी। जिस ताप पर पदार्थों की प्रतिरोधकता शून्य होती है उस ताप को क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इसे TC से प्रदर्शित करते हैं और इस पूरी परिघटना को अतिचालकता या सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल में दिखाया गया है कि रो और T इन केल्विन के बीच जो ग्राफ खींचा गया, तो इस ग्राफ में यह मरकरी के लिए दिखाया गया है कि 4.2 केल्विन पर 4.2 केल्विन क्रांतिक ताप पर यह सुपर कंडक्टर की तरह से व्यवहार करता है। अब आप देख रहे होंगे कि केल्विन और सेल्सियस में क्या संबंध होता है? K बराबर होता है 273 प्लस C। इसका मतलब कि जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर माइनस में जाएगा। 4.2 केल्विन है ना, ये माइनस में जाएगा। अब और यह बहुत ही अधिक माइनस में है, जो कि साधारण ताप पर या रूम टेम्परेचर पर यह संभव नहीं है। तो इसमें जो है वैज्ञानिकों का प्रयास इस पर जारी है कि रूम टेम्परेचर पर या कम ताप पर जो है हम मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास पर जो है सुपर कंडक्टर की खोज जारी है। विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? आपने पढ़ा कि R बराबर रो L अपान A। अगर L का मान 1 मीटर ले लिया जाए, A का मान 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए तो रो बराबर R होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी एकांक लंबाई के चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बराबर होती है। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो यहां से R इक्वल्स टू रो L अपान A है, तो रो इक्वल्स टू RA अपान L। R का ओम, A का मीटर स्क्वायर, L का मीटर। इस 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ओम इंटू मीटर, अर्थात रो का SI मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। और सामान्यतया जब जो है लैब वगैरह में इसका यूज किया जाता है तो ओम मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। वैद्युत चालकता कंडक्टिविटी क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की वैद्युत चालकता कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर 1/रो। रो का जो माने रो के व्युत्क्रम को 1/रो को सिग्मा कहते हैं। तो रो बराबर RA/L है, तो L ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा बराबर L/RA। अब इसमें आप देख रहे हैं कि R का मान जो है कम होगा तो सिग्मा का मान अधिक होगा। इसका SI मात्रक जो है ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स, क्योंकि उसका ओम इंटू मीटर था तो 1/, करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। अब इसे आप लिख सकते हैं ओम -1 मीटर -1, और 1/ओम को या ओम इनवर्स को साइमन या सीमेन, सर जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही है ये, तो ये जो है साइमन इंटू मीटर इनवर्स या फिर जो है S इंटू M-1 के रूप में लिखा जाता है। चालकत्व, कंडक्टेंस, देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की वैद्युत चालकत्व इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं और इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि सर जॉर्ज का G, साइमन का S और ओम, उनके नाम के तीनों बाद वाले जो अक्षर हैं उनके फर्स्ट लेटर जो है यह यूज किए जाते हैं इसमें। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की वैद्युत चालकत्व इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं और इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात G बराबर 1/R और R बराबर V/I, तो ये हो गया G बराबर I/V। इसका मात्रक ओम इनवर्स होगा और इसे म्हो, ओम का उल्टा म्हो MHO या साइमन या किसी में जो है सीमेंस भी करके लिखा हुआ है। विशेष उपयोग हेतु चालक पदार्थ, अब इसमें नाइक्रोम जो है यह क्या है, यह एक मिश्र धातु है जिसमें 60% निकिल, 12% क्रोमियम, 2% मैग्नीज और 26% आयरन होता है। इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों उच्च होते हैं, हाई रेजिस्टेंस होता है और गलनांक इसका जो है ये गलनांक भी उच्च होता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए बिजली के हीटर, इस्त्री, टोस्टर और गीजर के जो अवयव एलिमेंट बनाए जाते हैं वह जो है नाइक्रोम के बनाए जाते हैं और प्रयोगशालाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। कांस्टेंटन और मैंगनीन ये भी मिश्र धातु हैं जिसमें कांस्टेंटन में कॉपर 60% और निकिल 40% होता है। मैंगनीन में कॉपर 84% और मैग्नीज 12% तथा निकिल जो है 4% होता है। इसकी प्रतिरोधकता औसत होती है और ये ताप पर लगभग निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात अगर सामान्य ताप लगभग 50 डिग्री तक बढ़ने पर इन पर जो है प्रभाव लगभग नहीं पड़ता है या होता भी है तो बहुत ही कम होता है, इसलिए इन्हें मानक प्रतिरोध या प्रतिरोध बॉक्स के लिए प्रतिरोध तथा धारा नियंत्रक बनाने के काम आता है। टिन लेड मिश्र धातु, यह भी एक मिश्र धातु है जिसमें टिन 62% और लेड जो है 38% होता है। इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक कम होते हैं लेकिन हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टिविटी, इसलिए इसका उपयोग फ्यूज तार के रूप में किया जाता है। मानक प्रतिरोध बॉक्स के लिए प्रतिरोध और धारा नियंत्रक बनाने के भी काम आता है। टंगस्टन, इसका गलनांक अति उच्च होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है यह गलता है और 2400 केल्विन पर ताप दीप्त हो जाता है। ताप दीप्त का मतलब कि प्रकाश देने लगता है, इसलिए इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका बहुत पतला तार बनाया जा सकता है और जब पतला तार होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी अधिक होगा। यह वायु से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देता है, इसलिए बल्ब में नाइट्रोजन या नियान जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है जिसकी वजह से जो है उसकी जो लाइफ है वह लॉन्ग लाइफ हो जाती है। तांबा और एल्यूमिनियम, इन धातुओं की प्रतिरोधकताएं अल्प होती हैं, इसलिए सामान्यतया वैद्युत परिपथों और संचरण लाइनों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दूरस्थ स्थानों पर संचरण हेतु एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। क्यों? इसलिए
कि एल्युमिनियम जो है वह तांबे की तुलना में हल्का होता है। अब जैसे यहां पर प्रतिरोध और ताप के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है, तो धात्विक चालक के लिए ये देख रहे होंगे कि ताप बढ़ाने पर तेजी से बढ़ता है। मिश्र धातु के लिए बढ़ता तो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है, और अर्धचालक के लिए ताप बढ़ाने पर वह घटता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वह घट करके शून्य हो जाता है, शून्य नहीं होता है। इसलिए यह जो दिखाया गया है ये लाइन ऐसे करो लाइन जाएगी। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का मान m/n² टाउ होता है, जहां पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n आवेश वाहकों की संख्या घनत्व, e इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा टाउ जो है औसत श्रांतिकाल होता है। अब धात्विक चालक के लिए क्या होता है? अधिकतर धातुओं में n जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है धात्विक चालकों में, किंतु इलेक्ट्रॉनों के बार बार टकराने से श्रांतिकाल यानी टाउ घट जाता है, क्योंकि जब ताप बढ़ता है तो वह अपनी जगह पर ही कंपन करने लगते हैं, जिससे जो है एक से दूसरे, मतलब कि उसका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसमें अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो ऑक्सीलेट करने लगते हैं। जब वो ऑक्सीलेट करते हैं तो उस दौरान जो है जो इलेक्ट्रॉनों से कोलिजन होता है तो उनका जो औसत वेग कह लीजिए या थर्मल वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, और जब थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है तो इसकी वजह से श्रांति काल का मान घटता है। कैसे? VRMS प्रोपोर्शनल √T होता है, ये आप जानते हैं, और टाउ बराबर λ/VRMS। तो VRMS जो है ये ताप पर निर्भर करता है। जब ताप बढ़ाएंगे तो VRMS बढ़ेगा, जब VRMS बढ़ेगा तो क्या होगा? टाउ का मान घटेगा, और जब टाउ घट जाता है तो ये रो प्रोपोर्शनल 1/टाउ है, तो इससे स्पष्ट है कि जब टाउ घटेगा तो रो का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगर हम सामान्य बात करें तो रो इंटू टी बराबर रो0 1 प्लस अल्फा टी होता है, जहां पर टी टेम्परेचर पर ये रो का मान है, ये 0 पर है, और अल्फा इसका जो है प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। मिश्र धातुओं के लिए, एलॉय के लिए, तो एलॉय क्या होता है? मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता जो है धातुओं की तरह ही बढ़ती है, किंतु यह वृद्धि बहुत कम होती है, लगभग नगण्य के बराबर होती है। जैसे अगर हम ग्राफ देखें तो रो ये दिखाया गया और टी केल्विन में दिखाया गया है, तो ये धातुओं के लिए जो है ये कुछ ऐसे बढ़ता है, ये देख रहे हो कि ये तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम यही ग्राफ जो है मिश्र धातुओं के लिए अगर प्लॉट करते हैं तो यह जो है इस तरह से मिलता है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये बढ़ तो रहा है लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसकी तुलना में इसका मान जो है बहुत जो है कम बढ़ रहा है। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये होता क्या है? ऐसे पदार्थ जो चालक और अचालक के बीच में पाए जाते हैं, चालक और अचालक के बीच में उनकी कंडक्टिविटी होती है, तो उसे जो है अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो VRMS प्रोपोर्शनल √T होता है, यानी जब T बढ़ेगा तो VRMS बढ़ेगा, जब VRMS बढ़ेगा तो टाउ का मान क्या होगा? घटेगा। तो जब टाउ घटेगा तो इसका मतलब हो गया कि श्रांति काल क्या होता है? घट जाता है। तो एक स्थिति तो हुई कि n का मान बहुत बढ़ गया, और दूसरा हुआ कि टाउ जो है घट गया। तो जो सूत्र होता है वह रो बराबर m/ne² टाउ होता है, यानी n और टाउ दोनों नीचे आ रहे हैं, तो n का मान बढ़ा, तो n का मान जब बढ़ा तो उस हिसाब से क्या हुआ कि रो का मान जो है घटेगा, लेकिन टाउ का मान घटा, तो जब टाउ का मान घटा तो रो का मान क्या हुआ? बढ़ा। इसी कारण से यहां पर जो पहला प्रभाव है यह दूसरे प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है, अतः ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता घट जाती है। और जब रो और टी के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो यह ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, ये
घटते हुए मिलता है, यानी डिक्रीज होता है। वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे जो सेल वगैरह बनाए जाते हैं, सेल का निर्माण होता है, जैसे लेक्लांची सेल है, डैनियल सेल है, तो जो सेल होते हैं इनका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट में ताप बढ़ने पर विलयन की सांद्रता कम होती है। सांद्रता कम होने से तात्पर्य क्या है कि इसका श्यानता जो है वो घटती है। जब श्यानता घटती है तो इसमें जो आयन होते हैं विलयन में, वह आसानी से इधर उधर गति कर सकते हैं। जब इधर उधर गति कर सकते हैं तो क्या होगा, उनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है।